नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, 7 जुलाई 2024 को आपकी परीक्षा होगी। पेपर 2 सोशल साइंस के लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं जो कि वर्ष 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी सीटेट की परीक्षा में सोशल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को यहां पर आपको करवाऊंगा, जो कि आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उपयोगी सिद्ध होंगे। आइए यहां पर इस वीडियो को करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन यहां पर आ चुका है। वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जातियां, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, अति पिछड़ी जातियां। यहां पर आपसे पूछा गया है कि वन अधिकार कानून जो कि 2006 में अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? वो स्वीकारता है अनुसूचित जनजातियों को। किसको? अनुसूचित जनजातियों को वन अधिकार कानून 2006 स्वीकारता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहां पर कहता है कि 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को खाली जगह यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की? गाड़ियों में बचाने के लिए, कार्यस्थलों पर, या वैवाहिक संबंधों में, या सड़कों पर? ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा कार्यस्थलों पर। अगर मैं बात करूं, 1997 में एक केस आया था उच्चतम न्यायालय के पास, विशाखा निर्देश की रचना। उसने कहा कि महिलाओं को कार्यस्थल, यानी कि जहां पर वो काम करने जाती हैं, या कई तरीके के कार्यस्थल हो सकते हैं, वहां पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए उन्होंने कहा था। कहां पर? कार्यस्थलों की यहां पर बात की गई है, महिलाओं को कार्यस्थलों पर बचाने के लिए यौन उत्पीड़न से। ठीक है, तो यहां पर सेकंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहां पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? यहां पर आपको बताना है ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। यहां पर आपके तीन यहां पर आपके ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी दिए गए हैं, बल्कि एक यहां पर नहीं दिया गया है, उसी को आपको यहां पर बताना है। चलिए आते हैं इसके विकल्प पर। पटवारी। पटवारी आप लोग जानते हो, ये तो ग्रामीण से संबंधित है। गांव में जो भूमि होती है उसको मापने का जो काम होता है, भूमि का रिकॉर्ड रखने का काम होता है, वो पटवारी या लेखपाल का होता है। यहाँ पर लेखपाल दे दिया गया। पटवारी या लेखपाल दोनों एक ही बात होते हैं, यानी कि कई कई जगह पर लेखपाल को पटवारी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक ही बात हो जाएगी, यानी कि ये भी ग्रामीण से संबंधित हो जाएगा। भूमि रिकॉर्ड रखने का अधिकारी, ये भी एक तरीके का लेख ही पाल होता है, तो ये भी कौन होगा? ये भी ग्रामीण से संबंधित हो जाएगा। कहां से? ग्रामीण से। ये भी कहां से? ये भी आपका ग्रामीण से। पहला वाला भी आपका कहां से? ये भी आपका ग्रामीण से। बचा आपका सेकंड वाला, जो कि कहता है कि नगर निगम वार्ड काउंसलर। ये कहां से संबंधित है? ये तो आपके शहर से संबंधित है। ठीक है, तो आपको यहां पर बताना कौन सा था जो कि ग्रामीण से बिलोंग ना करता हो, वो करेगा आपका सेकंड वाला ऑप्शन यहां पर। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहां पर आ चुका है। द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है। द्वितीयक स्रोत: भारत का संविधान, जनगणना रिपोर्ट 2011, जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण रिकॉर्ड, हमारे अतीत, फर्स्ट, कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक। यहाँ पर द्वितीयक स्रोत आपसे पूछा है सेकेंड वाला, तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कक्षा 6 की जो इतिहास की पुस्तक है वो आपकी यहाँ पर द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है, क्योंकि किसी व्यक्ति ने वहां पर, जैसे आपकी पुस्तक हो गई, ये प्राचीन इतिहास के बारे में है पहली पुस्तक, जैसे हड़प्पा कालीन होगी, ऋग्वैदिक कालीन होगी, तो उस दौर के बारे में उस पुस्तक में लिखा गया है, जिसको वर्तमान में लोग पढ़ते हैं, वो करती है द्वितीयक स्रोत का काम। और भारत का संविधान थोड़ी ना कोई लोग रोज रोज पढ़ता है। ठीक है, वो एक तरीके का द्वितीयक स्रोत नहीं होगा, यानी कि ये तीनों नहीं होंगे। होगा कौन सा? 4 ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? विधानसभा के सदस्य, संसद के सदस्य, केंद्र सरकार, अटॉर्नी जनरल। यहां पर इसका राइट आंसर होगा केंद्र सरकार। केंद्र सरकार जो है वो राज्यपाल को नियुक्त करती है। याद रखेंगे, जो राज्यपाल होता है ये राज्य में होता है, राज्य का होता है। ठीक है, राज्य में होता है। जो राष्ट्रपति होता है, कौन? जो राष्ट्रपति होता है वो होता है केंद्र में। ठीक है, वो कहां पर होता है? केंद्र में होता है। अगर मैं बात करूं राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है,
नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। कौन? राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति यहाँ पर करता है। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। अगर मैं बात करूं राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्य का फर्स्ट नागरिक, फर्स्ट नागरिक किसको बोलते हैं? बोलते हैं दोस्तों राज्यपाल को। अगर मैं बात करूं देश का पहला नागरिक, देश की अगर बात की जाए तब आपका होगा राष्ट्रपति, याद रखिएगा। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? परीक्षा में 2 बार क्वेश्चन आपके पूछा जा चुका है, वो भी अलग अलग तरीके से। भारत का शोध मैत्री आपका कहाँ पर है? ये है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका जो कि ध्रुवों पर स्थित है, यहाँ पर आपके पोल हैं, ठीक है, यहाँ पर आपका उपस्थित है, जहाँ पर हमेशा ही बर्फ जमी रहती है, ठीक है, ठंडा प्रदेश है अंटार्कटिका। वहीं पर आपका मैत्री और गंगोत्री, ठीक है, मैत्री और एक है आपका गंगोत्री, ये भारत के शोध संस्थान है 2। तो ये आपके कहाँ पर स्थित है? ये है अंटार्कटिका में स्थित है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भ्रंतोस्त पर्वत है? भ्रंतोस्त का मतलब होता है ब्लॉक माउंटेन्स, यानी कि ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत को क्या बोलते हैं? मोड़दार भी पर्वत, ठीक है। तो ब्लॉक पर्वत एक तरीके का धंसा हुआ पर्वत होता है, जैसे इस प्रकार से ये धंसा वाला भाग है ये वाला, तो यही आपका होता है जब ये जो पहाड़ हैं आपस में इधर इधर आते हैं एक दूसरे की ओर, तब नीचे का भाग जो धंस जाता है अंदर की ओर, वही आपका होता है भ्रंश पर्वत, ठीक है। भ्रंश पर्वत को ब्लॉक माउंटेन यानी कि ब्लॉक पर्वत के नाम से भी इसको जानते हैं। अब आपको बताना है, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा बास सेज पर्वत। 4 ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन के बारे में, हिमालय पर्वत कैसा है? ये आपका है युवा पर्वत, ठीक है। यूराल पर्वत हो गया, ये कैसे हैं? ये बलित हैं, यहाँ पर लिखना चाहूंगा बलित पर्वत हैं। यूराल पर्वत आपका बलित है, हिमालय भी आपका कैसा है? बलित पर्वत है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्कापिंड वायुमंडल में किस परत में आने पर जल जाते हैं? कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ है, कम से कम 5 से 6 बार क्वेश्चन आपकी परीक्षा में यहाँ पर रिपीट हुआ है। तो आपको बताना क्या है? पहला ऑप्शन यहाँ पर बताना है मध्य मंडल, मेसोस्फीयर, ठीक है। तो ये जो मंडल है इसमें क्या होता है, जो उल्का पिंड आता है वो आने पर ही जल जाता है, पहला ऑप्शन। अगर मैं बात करूं समताप मंडल में क्या होता है? हवाई जहाज, क्या होते हैं? हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श कौन सी परत है? ये है आपकी समताप मंडल, ठीक है ना, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। बाह्य मंडल को किस नाम से जानते हैं? इसको आयन मंडल के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, रेडियो वाली जो तरंगे होती हैं वो यहाँ पर ही आपकी पाई जाती हैं बाह्य मंडल में। अगर मैं बात करूं बहिर्मंडल, जो कि सबसे अंतिम वाला मंडल होता है, इसमें क्या होता है, तमाम जो गैसें होती हैं, बहुत सारी गैसें होती हैं, वो वहाँ पर आपकी पाई जाती हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा उल्का पिंड के बारे में। एक चीज और नोट करिएगा, यहाँ पर मौसम वाली घटनाएं कहाँ पर होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। मैं इसलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ क्योंकि क्वेश्चन हर बार परीक्षा में यहाँ से पूछा जाता है, क्योंकि हर बार पूछा गया है आज तक के सीटेट के इतिहास में। मौसम वाली आंधी तूफान बारिश ओला सब कुछ आपके क्षोभ मंडल में होता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बनेगा, कभी कभी मिलान से भी यहाँ पर बनेगा, कभी कभी कथन से भी बनेगा। तो यानी कि सभी प्रकार के क्वेश्चन यानी कि वायुमंडल वाले टॉपिक से बनते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? नहीं यहाँ पर लगा है, यहाँ पर खनिज के बारे में आपको कथन बताने हैं, जो कि गलत कथन की पहचान करनी है। 3 कथन यहाँ पर आपके सही होंगे, 1 कथन यहाँ पर गलत होगा, गलत वाला ही आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। चलिए आते हैं विकल्पों पर। ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ होते हैं। जो खनिज होते हैं ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बोला गया है। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, बिल्कुल सही बोला गया है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, बिल्कुल सही बोला गया है। सभी खनिज अधात्विक होते हैं, अधात्विक नहीं होते, गलत बोला गया है। सभी खनिज धात्विक मतलब कि आपके धात्विक भी होते हैं, अधात्विक भी होते हैं, ठीक है। धात्विक में जैसा आपका लोहा आ जाएगा, एल्यूमिनियम आ जाएगा, और अधात्विक की बात करूं जैसे चट्टान में आपके चूना पत्थर आ जाएंगे, ये सभी अधात्विक होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया गया है खनिज के बारे में, तो 4 ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि आपकी परीक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण है।
ब्राजील के कंपोस और वेनेजुला के लानोस उदाहरण हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के स्थल टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के, उष्ण कटिबंधीय घास के स्थल के, भूमध्य सागरीय वनस्पति के। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, उष्ण कटिबंधीय घास के स्थल में ब्राजील के कंपोस, वेनेजुला के जो है लानोस, ये घास के मैदान यहाँ पर आ जाएंगे। थर्ड ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे अगर कभी बात की जाए घास के मैदान की, घास के मैदान दो प्रकार के होते हैं। कैसे प्रकार के होते हैं? एक आपका होता है उष्ण कटिबंधीय, दूसरा होता है दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय। यानी कि दो प्रकार के घास के मैदान यहाँ पर होते हैं। उष्ण जो होता है, उष्ण को सवाना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सवाना घास के मैदान भी बोलते हैं, जो कि ज्यादातर आपकी अफ्रीका में पाए जाते हैं। उष्ण वाला अफ्रीका में, यानी कि ग्लोब के जो बीचों बीच का भाग है, जहां पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो भाग है, उसी को तो बोलते हैं उष्ण कटिबंध। वहीं अगर मैं बात करूं शीतोष्ण की, किसकी बात करूं? शीतोष्ण की बात करूं तो इसमें अर्जेंटीना आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। अर्जेंटीना के होते हैं पंपास, अमेरिका के होते हैं प्रेरी और ऑस्ट्रेलिया के होते हैं डाउन्स। ठीक है, तो इतना आप यहाँ पर याद रखेंगे। अफ्रीका में सवाना यहाँ पर आपके पाए जाते हैं। चलिए यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पर लिखना चाहूंगा मैं शीतोष्ण, सॉरी यहाँ पर पहले लिखूंगा आपके उष्ण कटिबंध घास के मैदान, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। मैं यहाँ पर उष्ण कटिबंध के बारे में यहाँ पर लिखना चाहूंगा। इसमें आपका सवाना नंबर 1 यहाँ पर डाल लीजिएगा, सवाना। उसके बाद यहाँ पर क्या है आपका कंपोस, क्या है कंपोस, जैसा कि यहाँ पर आपका दिया भी गया है कंपोस, और लानोस भी यहाँ पर आपका दिया गया है। ठीक है, ये किस देश में है? सवाना है आपके अफ्रीका में, और कंपोस है आपके ब्राजील में, लानोस है वेनेजुला में। ये कैसे हैं? ये है उष्ण। ये उष्ण कहाँ पर होते हैं? ये कर्क व मकर रेखा के बीच में पाए जाते हैं। अब मैं यहाँ पर बात करूं शीतोष्ण, किनकी बात करूं? शीतोष्ण की बात करूं, यानी कि ठंडे प्रदेश में जो पाए जाते हैं, शीत और उष्ण में, तो ये आपके ज्यादातर अमेरिका में ही पाए जाते हैं। जैसे अर्जेंटीना में आपका हो जाएगा पंपास, क्या हो जाएगा? कंपास, और पंपास में डिफरेंट है। ब्राजील में कहते हैं कंपोस, जो कि उष्ण है, लेकिन पंपास ये है आपका अर्जेंटीना में। कहां पर है? ये है अर्जेंटीना में। ठीक है, अमेरिका में बोलते हैं प्रेरी, क्या बोलते हैं? अमेरिका में इसको बोलते हैं प्रेरी। इतना आप यहाँ पर याद रखेंगे, बस आपका हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इसका राइट दिया गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? लिटिल तिब्बत, लद्दाख, अरुणाचल, सिक्किम, हिमाचल। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा लद्दाख को। लद्दाख को क्या बोला गया है? छोटा तिब्बत बोला गया है। लद्दाख में पश्मीना ऊन, कौन सी ऊन दोस्तों? पश्मीना ऊन पाई जाती है, याद रखेंगे। और लद्दाख का एक ग्रंथ भी काफी प्रचलित है, जिसको बोलते हैं केसर सागा। क्या बोलते दोस्तों? केसर सागा बोलते हैं। और यहाँ पर लोग कौन कौन से रहते हैं? यहाँ पर मुसलमान, यानी कि इस्लाम प्लस में बौद्ध। ठीक है, ये दो कौम के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। तीन चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई। कौन कौन से लोग रहते हैं? इस्लामिक और बौद्ध। ऊन कौन सी पाई जाती है? पश्मीना। केसर सागा यहाँ का प्रमुख ग्रंथ है। बस ये तीन चीजें आप यहाँ पर सीख लो, जो कि परीक्षा में हर बार पूछी जाती हैं। पहला विकल्प यहाँ पर राइट होगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है लोगों के आवागमन से, घरों की आसपास बसावट से, एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता, ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं। राइट आंसर होगा लोगों के आवागमन से। ऋतु प्रवास क्या होता है दोस्तों? जब जो लोग होते हैं, पशुचारक जो होते हैं, वो एक जगह पर चरागाह की तलाश में दूसरी जगह पर जाते हैं, भाई आपका ऋतु प्रवास होता है। क्वेश्चन आपकी परीक्षा में अगले टाइप का ऐसे बन सकता है, जैसे अगर मैं बात करूं पहाड़ों की, पहाड़ में लोग गर्मी में जाते हैं, गर्मी में जो चरवाहे लोग होते हैं वो पहाड़ों पर जाते हैं। मैदान जो क्षेत्र होता है वहां पर सर्दी में करते हैं ये आवागमन। कहने का मतलब है लोगों का अपने पशुओं के साथ गर्मियों में पहाड़ों की ओर चले जाना तथा सर्दी में मैदान की ओर चले आना ही ऋतु प्रवास कहलाता है। ट्रांस ह्यूमंस भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ट्रांस ह्यूमंस भी इसको बोलते हैं दोस्तों। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी टीचर आपको इस प्रकार से नहीं बताने वाला, क्योंकि जो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ वो ऑथेंटिक चीजें बताता हूँ।
क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल डिटेल्स के साथ बताता हूँ, बिल्कुल अच्छे तरीके से बताता हूँ। ठीक है, तो राइट उत्तर मैंने आपको बताया, यहाँ पर पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डीके वासु के निर्देश क्या है? डीके वासु के निर्देश क्या है? 4 ऑप्शन। गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। ये है डीके वासु के निर्देश। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। जन स्वास्थ्य क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? कोस्टा रिका उपागम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपकी पॉलिटिकल साइंस से पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 यहाँ पर दिया गया है, सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्चा किया जा सके। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि कहने का मतलब है भारत के जो दक्षिणी भाग हैं, जैसे तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, वहां पर सर्दियों में ही वर्षा क्यों होती है? उसका कारण आपसे यहाँ पर पूछा है। उसका दोस्तों कारण क्या होगा? ऑप्शन दूसरा यहाँ पर कारण होगा, पवन। पवन क्या होती है? पवन अरब सागर से, यहाँ पर ये गलत दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर जो आपका है पहला ऑप्शन है, पवन स्थल भागों से, पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। ठीक है, तो पवन जो होती है वो कहां से लौटती है? स्थल भाग से लौटती है और बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, जो कि सर्दी उत्पन्न करती है आपके दक्षिण भारत में। बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? अफ्रीका, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। नहीं, गलत है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत, मकर रेखाएं तीनों यहां से गुजरती हैं। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है, सेकेंड वाला। सेकेंड वाला यहाँ पर एक ऐसा महाद्वीप अफ्रीका जिससे कर्क, विषुवत, मकर ये तीनों रेखाएं यहीं से आकर गुजरती हैं। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है, सेकेंड वाला विकल्प। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? 3 लक्षण यहाँ पर दिए गए हैं, एक लक्षण यहाँ पर नहीं दिया गया है, उसी को आपको यहाँ पर बताना है प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बोला गया है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है, ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही बोला गया है। नॉर्थ वेस्ट साइड में क्या है? अरावली हिल्स। ठीक है, यानी कि अरावली पर्वत की श्रेणियां हैं, ये भी बोला गया सही। यहाँ कोयला, लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है, यानी कि यहाँ पर खनिज संसाधन काफी मात्रा में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बोला गया है। इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा मौजूद है। गलत, पश्चिम की ओर ये तो नदियां बहती ही नहीं है। पश्चिम की ओर आपकी नर्मदा बहती है। कौन सी? नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, तापी हो गई, ये आपकी पश्चिम की ओर बहती हैं, ना कि महानदी और कृष्णा बहती हैं। ये यहाँ पर बहती ही नहीं है। तो यहाँ पर 3 आपके सही दिए गए, चौथा यहाँ पर गलत दिया गया है। चौथा वाला ही यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, गलत वाला ही। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न के। भारत में अपील प्रणाली का पौनर्वादिक प्रणाली किसे कहते हैं? व्हाट इज द एपिलेटेड सिस्टम इन इंडिया? न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान, न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान, राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील अधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान, निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। यहाँ पर 4 ऑप्शन इसका राइट दिया गया है। निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान आपका कहलाता है अपील प्रणाली, अपीलिस्ट सिस्टम। ठीक है, अपीलिस्ट सिस्टम कहलाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला यहां पर कहता है कि निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? लोकतंत्र की यहां पर 3 विशेषताएं दी गई हैं, एक नहीं दी गई है, उसी को आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी कथन आपके दे दिए जाते हैं 4 और उसमें विकल्प बनता है ए सही, बी सही है, या ए सी दोनों सही हैं, या तीनों सही हैं, कुछ भी सही नहीं है। तो ऐसे भी आप यहाँ पर ध्यान में देकर इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करने वाले हैं। मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव बिल्कुल सही है। लोकतंत्र के बारे में प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया होती, सही है। जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, ये प्रत्यक्ष सहभागिता नहीं होती है। जनता को मतदान का अधिकार, ये भी सही है।
तो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। गलत वाला आपको बताना था, तो इसलिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, जो कि परीक्षा में रिकॉर्ड तोड़ने वाला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हर बार परीक्षा में पूछा जाता है अलग अलग तरीकों से। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत, अंडर द महायाना बुद्धिज्म, तो आपको बताना है जो महायान धर्म है उसके अंतर्गत क्या क्या हुआ था। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, इसमें क्या हुआ था, बुद्ध जो है उनकी जो प्रतिमाएं हैं, क्या है, प्रतिमाएं, वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बनाई जाने लगी। नंबर एक यहाँ पर हो गया। नंबर दूसरा बात यहाँ पर क्या है, जो आपके बोधिसत्व थे उनको स्वीकारा गया। बोधि यहाँ पर लिखना चाहूंगा, बोधिसत्व जो थे उनको यहाँ पर स्वीकारा गया था। और तीसरा जो था यहाँ पर, जो आपकी मथुरा है, क्या है, मथुरा है, तक्षशिला है, ठीक है, तक्षशिला है, इनका उदय हुआ था मूर्ति विकास के रूप में, मूर्ति कला के रूप में इनका विकसित होना, बोधिसत्व का आना, क्योंकि इनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, ज्यादा से ज्यादा बुद्ध की यहाँ पर प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। ये तीन विशेषताएं अगर आपने सीख ली तो बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित कैसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप इन तीन स्टेटमेंट के जरिए आप उस क्वेश्चन को यहाँ पर कर लोगे। अब आते हैं इसके क्वेश्चन पर। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत मैंने आपको तीन चीजें बताई, ठीक है। तो पहली चीज यहाँ पर आ चुकी है, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, बिल्कुल सही। बोधिसत्व को नहीं स्वीकारा गया दोस्तों, क्योंकि उनको ज्ञान प्राप्त हो चुका था, यहाँ पर ये गलत कर दिया गया है, नहीं शब्द लग गया है इसलिए यहाँ पर गलत कर दिया गया है, और यहाँ पर सही था वैसे ही। मूर्ति कला के रूप में मथुरा व तक्षशिला का उदय हुआ, क्या हुआ, उदय हुआ, ना कि पतन हुआ, यहाँ पर पतन दिया गया है, इसलिए यहाँ पर आपके गलत दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, स्टेट्यूस ऑफ बुद्ध वर मेड, यानी कि प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। गलत पूछा गया है आपसे। समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी, बिल्कुल सही बोला है। अधिकांश जनजातीय समूह ने लिखित दस्तावेज रखे, गलत दिया गया है। जो जनजातीय समूह हैं उनके पास क्या कोई दस्तावेज होते हैं, क्या वो ज्यादा से ज्यादा शिक्षित होते हैं, क्या उनके पास कॉपी किताब जैसी संबंधित संसाधन होते हैं, नहीं होते हैं। वो गरीब होते हैं, वो जंगलों में निवास करते हैं, रहने के लिए उनके पास खाना नहीं होता है, तो वो अपने दस्तावेज कैसे रखेंगे, तो गलत दे दिया गया यहाँ पर, उनके पास दस्तावेज होते हैं। बस गलत वाला ही आपको यहाँ पर बताना था, जो कि राइट आंसर यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। जनजातियों लोगों के रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया, यानी कि एक लोग जैसे कोई पूर्वज है वो बोलता रहा अपने बच्चों को, फिर उसके बच्चे अपनी पीढ़ी को बोलते रहे, तो वो होती है मौखिक जानकारी, वो यहाँ पर सही है। जनजातीय समाज में अपनी विविध किस्म की जरूरतों को एक दूसरे पर निर्भर थे, ये भी सही है। गलत आपका सेकेंड दिया गया, जो कि यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला कहता है कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया, यानी कि समावेशित किया। 1857 के बाद में कैसे अंग्रेजों ने अधिकार यानी कि नियंत्रण कर लिया भारत पर। पहला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। पहला यहाँ पर करेक्ट कैसा दिया गया है, वाई ट्रांसफर ऑफ पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन फॉर ए मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडिया अफेयर्स, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर, ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर मैं बात करूं 1857 का विद्रोह, ठीक है, यहाँ पर ये 10 मई को आपका शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था, मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ से, मेरठ से शुरू हुआ था। एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, खुद को पेशवा किसने घोषित किया, कानपुर से। कानपुर से खुद को पेशवा, खुद को पेशवा, पेशवा किसने घोषित किया, तो नाना साहब ने घोषित किया। किसने, नाना साहब ने खुद को पेशवा घोषित किया, ठीक है। कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है। जो खिलजी वंश है, जिसको खलजी बोलते हैं, एनसीईआरटी पुस्तक में खलजी आपको लिखा मिलेगा। क्या मिलेगा, खलजी लिखा मिलेगा, बल्कि अन्य पुस्तकों में आपको खिलजी लिखा मिलेगा। सही कौन सा है दोस्तों, सही है आपका खलजी। सही कौन सा है,
खलजी यहाँ पर सही है। ठीक है, तो शब्दों का भी ध्यान यहाँ पर रखा करो। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत जो प्रशासन था उसके बारे में सही पूछा गया है। उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा, अधिकार में रहा। ठीक है, उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में यहाँ पर रहा। बिल्कुल कैसा दिया गया है यहाँ पर, ये आपका कैसा दिया गया है, ये गलत है, ये इसके बारे में नहीं आता है प्रशासन के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पर गंगा के मैदानी इलाकों में घने जंगलों वाले क्षेत्रों में पहली बार बैठा गया। बैठा तो गया यानी कि वहां पर उन्होंने कब्जा किया, लेकिन सफल नहीं रहे, वहां के लोगों ने इनको वहां से भगा दिया था। दिल्ली के से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों पर नियंत्रण करना कठिन था, ये यहाँ पर सही बोला गया है। अलाउद्दीन जो खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी था, मोहम्मद तुगलक था, गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती कर अपना अधिकार लंबे समय तक कर पाए, नहीं कर पाए लंबे समय तक, यहाँ पर लंबे समय कर दिया गया, कम से कम ये 2-3 दिन तक वहां पर टिक पाए। वहां के जो लोग थे उन्होंने इनको मार मार के वहां से भगा दिया, यहाँ पर लंबा समय दे दिया गया, इसलिए यहाँ पर ये भी गलत दिया गया है, ये भी थर्ड वाला यहाँ पर सही दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, बिल्कुल सही बोला गया है। जंगलों का विनाश हो गया, ये भी सही है। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, बिल्कुल गलत, ऐसा इतिहासकार नहीं कहना चाहते हैं। आपकी पुस्तक जो क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है वहीं से ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा गया है, यहाँ पर ये गलत है। संभवतः नदियां सूख गईं, ये सही है, बी सही है, ए सही है, यानी कि सी जिस ऑप्शन में होगा वो यहाँ पर गलत होगा, ये भी यहाँ पर गलत होगा, ये भी यहाँ पर गलत होगा। बचा आपका सेकेंड वाला, सेकेंड ए बी सी डी यहाँ पर सही होगा, ए बी डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? इसका जो साक्ष्य मिला है महाराष्ट्र के पटने से मिला है। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं, जिस कारण हम कह सकते हैं कि पुरापाषाण काल में क्या होते थे, शुतुरमुर्ग हुआ करते थे। बात करेंगे अगले प्रश्न की, बीसीई। बीसीई का अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा किस ऑप्शन में है? बिफोर कॉमन एरा आपके है सेकेंड ऑप्शन में, सेकेंड ऑप्शन में, यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि नीचे दो कथन ए भी दिए गए हैं। 18वीं से 19वीं शताब्दियों में यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय के संदर्भ में 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्र राज्य के रूप में देखते थे, बिल्कुल देखते थे, सही है। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर यूरोप की बात की गई है। 18वीं से 19वीं शताब्दी में जो लोग थे वो लोग राष्ट्र राज्य को मतलब कि राष्ट्र राज्य के रूप में वो देखने लगे थे, बिल्कुल सही कहा गया है। और मैं बात करूं अगर 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में लोगों को उनको यह पता होने लगा कि प्रत्येक भाषी जो समुदाय है उनका एक अलग राष्ट्र था। दोनों कथन सही हैं, लेकिन दोनों कथन एक दूसरे से अलग अलग हैं। दोनों सही है परंतु सही व्याख्या नहीं है, यहाँ पर इसका सेकेंड ऑप्शन राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रिटिश काल में बच्चों को पढ़ाया जाता था। ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था साल भर फसल कटाई के समय छोड़कर जब वो खेतों में काम करते थे, ठीक है, तब बच्चों को पढ़ाया जाता था। बात करेंगे अगले प्रश्न की। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला को माना जा सकता है आरंभिक मानवों के इतिहास को समझने के लिए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। नीचे दिए गए उदाहरण ए बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यह ऊर्जा तब उत्पन्न होती है, निर्मुक्त होती है, जब अप्रशीकृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा होगा? परंपरागत का मतलब होता है एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर पाओगे। तो बायोगैस आप कर लोगे, प्राकृतिक गैस नहीं कर पाओगे, भूतापीय ऊर्जा भी कर लोगे, मोम आपका कोई ऊर्जा होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, ठीक है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। जलवायु के संबंध में, किसके संबंध में? जलवायु के संबंध में ए बी कथन पर विचार कीजिए और सही विकल्प का यहाँ पर चयन कीजिए। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा जलवायु और मौसम में डिफरेंट क्या होता है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। यहाँ पर लिखना चाहूंगा जलवायु,
जलवायु दोस्तों क्या होती है, किसी भी क्षेत्र में यानी कि लंबे समय तक रहने वाला जो दशा होता है, लंबे समय तक, जैसे 10 वर्ष आपका हो गया, 15 वर्ष हो गया, 20-25 वर्ष तक आप ले लो, ठीक है। तो ये वहाँ की जो जलवायु रहती है, 10 वर्ष 15 वर्ष वहाँ का मौसम रहता है, तो उसको बोलते हैं जलवायु। क्या बोलते हैं? जलवायु। एक समान रहने वाला समय, उसको बोलते हैं जलवायु। अगर मैं बात करूं मौसम की, मौसम आपका क्या होता है, दिन प्रतिदिन, दिन में भी बदल सकता है, सप्ताह में भी बदल सकता है, ठीक है, 2-4 दिनों में भी बदल सकता है। यानी कि जो अल्पकाल में, यानी कि थोड़े ही समय में जो बदलते रहते हैं, उनको बोलते हैं मौसम। जो अल्पकालीन होते हैं, कैसे अल्पकालीन, थोड़े समय के लिए जो होते हैं, कम समय के लिए जो होते हैं, कम समय में परिवर्तित होते रहते हैं, वो होते हैं मौसम। वहीं अगर मैं जलवायु की बात करूं तो ये दीर्घकालिक होते, 15-10 वर्ष तक ये बने रहते हैं एक ही जगह पर। आपको मैंने समझा दिया। अब आते हैं विकल्प पर। आपसे पूछा गया है जलवायु के बारे में। जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। नहीं, दिन प्रतिदिन नहीं होता, ये तो मौसम की बात की गई। किसकी? मौसम की यहाँ पर बात की गई है। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई व उच्चावच पर निर्भर करती है। ऊंचाई और उच्चावच पर निर्भर करती है। सिर्फ शब्द यहाँ पर दे दिया गया, इसलिए गलत हो जाएगा। दोनों गलत यहाँ पर आपके हो जाएंगे, दोनों गलत यहाँ पर आपके हो जाएंगे। ओके ओके, यहाँ पर गलत हो जाएंगे। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। स्थायी पवनों के संबंध में ए बी कथन पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थायी पवनें क्या होती हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखना चाहूंगा। स्थायी, जो एक ही दिशा में निश्चित चलती रहती हैं, वही आपकी होती हैं स्थायी पवनें। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं, बिल्कुल। पश्चिमी एवं पूर्वी इनके उदाहरण है, बिल्कुल। यहाँ पर दोनों सही हैं, यहाँ पर दोनों सही हैं। थर्ड ऑप्शन इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि कायंत्रित सेल के बारे में ABC 3 कथन यहाँ पर दिए गए, सही कथन को आपको यहाँ पर चुनना है। कायंत्रित सेल के बारे में, आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायंत्रित सेलों में परिवर्तित हो जाती है, बिल्कुल सही बोला गया है। कायंत्रित सेल उच्च दाब और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं, बिल्कुल सही बोला गया है। संगमरमर एक कायंत्रित सेल है, बिल्कुल सही बोला गया है। तीनों कथन यहाँ पर आपके राइट दिए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हो, जो आपकी सेलें होती हैं, जिनको चट्टान भी बोला जाता है, वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहली आपकी होती है आग्नेय। कौन सी होती है? आग्नेय होती है। दूसरी होती है अवसादी, अवसादी होती है दूसरी वाली, ठीक है। तीसरी वाली कौन सी होती है? कायांतरित। कौन सी होती है? कायांतरित होती है तीसरी वाली, ठीक है। आग्नेय जो होती है, आग्नेय का निर्माण मैग्मा से होता है, ठीक है, द्रवित मैग्मा के पिघलने से होता है आग्नेय का। अवसादी को परतदार भी बोलते हैं। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, नोट कर सकते हैं आप लोग, कई बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। जीवाश्म किस में पाए जाते हैं? अवसादी, अवसादी में पाए जाते हैं। अवसादी चट्टान को किस नाम से जानते हैं? परतदार के नाम से भी जानते हैं। कायंत्रित क्या होता है? इन दोनों का ही रूप आपका कायंत्रित होता है। आग्नेय चट्टान और अवसादी सेल का उच्च ताप दाब के कारण पिघलने लगती, वही आपका कायंत्रित बन जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। बिल्कुल एक ही भाग यहाँ पर दिखाई पड़ता है, सही दिया गया है। कथन भी, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिनों का टाइम लेता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष का भी पूरा चक्कर करता है। दोनों कथन यहाँ पर आपके सही दिए गए, दोनों सही यहाँ पर व्याख्या भी करते हैं। ऑप्शन 1 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो आपके लिए यहीं तक था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में,